कहानी की शुरुआत मैक्स नाम के व्यक्ति से होती है। वह इस समय थाईलैंड में अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा था। थोड़े समय बाद वह अपने देश अमेरिका लौटने वाला था। काम खत्म करने के बाद जब वह होटल जाता है तो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट उसे एक पैकेज थमाते हैं। पैकेज उस व्यक्ति के नाम पर था जिसे मैक्स जानता भी नहीं था। जब वह पैकेज खोलता है तो उसके अंदर एक बहुत आधुनिक और एडवांस मोबाइल फोन होता है। मैक्स इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वह फोन एक तरफ रख देता है और अपने बाकी काम में लग जाता है। अचानक वह फोन बज उठता है। फोन में एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था कि इस वीकेंड होटल का किराया आधा यानी 50% घटा दिया जाएगा। मैक्स होटल स्टाफ से पूछता है कि क्या यह सच है और वे बताते हैं कि हाँ, ये सच है। इस ऑफर का फायदा लेने के लिए वह 2 दिन और थाईलैंड में रुकने का फैसला करता है। रात में वह टीवी पर न्यूज देखता है। न्यूज में बताया जाता है कि जिस फ्लाइट से मैक्स को जाना था वो क्रैश हो गई है। उस हादसे में कोई भी नहीं बचा। सभी यात्रियों की मौत हो गई। यह खबर सुनकर मैक्स बहुत डर जाता है। उसे एहसास होता है कि फोन पर आया संदेश ही वजह था कि वह उस फ्लाइट में नहीं गया, यानी वह मैसेज उसकी जान बचाने वाला साबित हुआ। उसी वक्त उसे एक और नया मैसेज मिलता है। नए संदेश में लिखा होता है कि अगर वह सीजर नाम की कंपनी के शेयर खरीदेगा तो उसे मुनाफा होगा, लेकिन वह इस सलाह पर ध्यान नहीं देता है। बाद में जब वह अपने कमरे में लौटता है तो फिर से टीवी देखता है। न्यूज में बताया जाता है कि सीजर कंपनी के शेयर अचानक बहुत बढ़ गए हैं। जिन लोगों ने निवेश किया उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया है। यह देखकर मैक्स को बहुत आश्चर्य होता है। उसे अफसोस होता है कि उसने संदेश को इग्नोर कर दिया था और पैसा कमाने का मौका खो दिया। अगले दिन वह अमेरिका लौटने की तैयारी करने लगता है। तभी उसे फिर से फोन पर एक नया मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि उसे प्राग शहर जाना चाहिए। इस बार वह तुरंत फैसला करता है। वह अमेरिका वाली फ्लाइट रद्द कर देता है और प्राग की टिकट बुक करता है। वह ये पता करने की कोशिश करता है कि ये मैसेज किसने भेजे हैं, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला होता है। फोन में इन संदेशों के भेजने वाले का कोई भी नाम या नंबर नहीं मिलता है। प्राग पहुंचने पर वह एक टैक्सी किराए पर लेता है। वह एम्पायर होटल जाता है। जैसा कि संदेश में बताया गया था, टैक्सी चलाने वाले व्यक्ति का नाम यूरी है। रास्ते में यूरी बातचीत करते हुए कहता है कि उसे मैक्स का फोन बहुत अच्छा लगा। यूरी बताता है कि यह फोन बहुत एडवांस्ड मॉडल है जो अभी बाजार में भी नहीं आया है। यूरी कहता है कि वह रूस से है और तकनीक के बारे में बहुत कुछ जानता है। वह कहता है कि अगर फोन में कोई दिक्कत आए तो वह मदद कर सकता है। होटल पहुंचने के बाद मैक्स फिर से सोचता है कि आखिर यह पैकेज भेजा किसने था। वह कुरियर कंपनी से पूछता है, पर वे कहते हैं कि नियमों के अनुसार वे ग्राहक की जानकारी साझा नहीं कर सकते हैं। कुछ देर में फोन पर उसे एक और नया मैसेज आता है। इस बार मैसेज में लिखा होता है कि वह होटल के कैसीनो में जाकर मशीन नंबर 13 पर खेलकर अपनी किस्मत आजमाए। जब वह वहां जाता है तो देखता है कि कोई और उस मशीन पर पहले से खेल रहा है। तभी उसे एक और नया मैसेज आता है। संदेश में लिखा होता है कि मशीन का चौथा स्पिन जैकपॉट देगा। मैक्स उस व्यक्ति को 20 यूरो देकर जगह बदलने को कहता है। मैक्स कहता है कि उसे नंबर 13 शुभ लगता है, पर वो आदमी नहीं मानता और खेलता रहता है। जब वह चौथा स्पिन करने लगता है, मैक्स उसे रोक देता है। अब मैक्स उसे 100 यूरो देने की बात करता है। वह पैसे ले लेता है और मैक्स को अपनी जगह खेलने देता है। मैक्स खुद बटन दबाता है। पहली कोशिश में ही उसे 3 लाख यूरो का बड़ा इनाम मिल जाता है। कैसीनो का मैनेजर जॉन सीसीटीवी पर यह सब देख रहा होता है। वह यह देखकर हैरान रह जाता है। वह अपने स्टाफ से कहता है कि मैक्स पर नजर रखो। उसी समय मैक्स को फिर एक नया मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि वह अपनी सारी रकम ब्लैक जैक गेम पर दांव लगाए। मैक्स मैसेज की बात मानता है और सारा पैसा ब्लैक जैक गेम में लगा देता है। फिर वही होता है जो मैसेज में लिखा था। मैक्स फिर से बहुत बड़ी रकम जीत जाता है। जॉन अब और ज्यादा चौंक जाता है। वह देखता है कि मैक्स खेलते समय चुपके से अपना फोन का इस्तेमाल कर रहा है। वह अपने एक कर्मचारी को मैक्स को यह बताने के लिए भेजता है कि कैसीनो के अंदर फोन इस्तेमाल करना मना है। इतने पैसे जीतने के बाद भी मैक्स संतुष्ट नहीं है। उसे और ज्यादा पैसा जीतने की चाह होती है। वह कैसीनो से बाहर निकलकर यूरी को फोन करता है। वह पूछता है कि बिना फोन देखे मैसेज कैसे पढ़े जा सकते हैं। यूरी कहता है कि वह तरीका बता देगा, लेकिन बदले में 500 यूरो लेगा। मैक्स यह डील स्वीकार कर लेता है। यूरी को वहां आने में कुछ देर लगती है। तब तक मैक्स फिर से कैसीनो में लौट जाता है। अंदर वह देखता है कि एक शराबी आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जबरदस्ती कर रहा है। मैक्स उस महिला की मदद करने के लिए आगे आता है, लेकिन वह आदमी मैक्स को मुक्का मार देता है और मैक्स बेहोश हो जाता है। लेकिन यह पूरी घटना एक चाल थी। वह दोनों असली प्रेमी नहीं थे। वे दोनों कैसीनो के कर्मचारी थे। उन्होंने झगड़ा सिर्फ इसलिए किया ताकि वे मैक्स का सिम कॉपी कर सकें और उसके मैसेज का स्रोत पता लगा सकें। जब मैक्स होश में आता है तो वह आदमी गायब हो जाता है, पर महिला वहीं होती है। वह खुद को कैमिला बताती है और मैक्स उससे फ्लर्ट करने लगता है। तभी यूरी का फोन आता है और बातचीत बीच में ही रुक जाती है। वह मैक्स को कैसीनो के बाहर मिलने के लिए कहता है। उसी दौरान जॉन की टीम कॉपी किए गए सिम से मैसेज ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कोई डेटा नहीं मिलता है। संदेशों का कोई निशान नहीं होता है। बाहर जाकर मैक्स यूरी से मिलता है। यूरी उसे वायरलेस ईयरबड्स देता है। ये ईयरबड्स आने वाले मैसेज को आवाज में पढ़ सकते हैं और जवाब भी बोलकर भेज सकते हैं। इससे मैक्स को फोन देखने की जरूरत नहीं होगी। वह कान में मैसेज सुन सकता है। यह देखकर मैक्स दंग रह जाता है। मैक्स अपने नए यंत्र गैजेट को लेकर फिर से कैसीनो पहुंचता है। वह वहां की सबसे बड़ी गेम मशीन पर दांव लगाता है, जिसमें जीतने पर 30 लाख डॉलर का इनाम है। जॉन नोटिस करता है कि मैक्स बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ है, इसलिए वह फौरन सुरक्षा गार्डों को उसे पकड़ने के लिए भेज देता है। पहले की तरह इस बार भी मैक्स जीत हासिल कर लेता है, मगर अचानक सभी सुरक्षा गार्ड उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब मैक्स भागने लगता है तभी एक FBI अधिकारी ग्रांट नाम का आदमी उसे रोक लेता है। ग्रांट उसे गिरफ्तार कर लेता है। थोड़ी
देर में जॉन भी वहां पहुंच जाता है। वह कहता है कि मैक्स कैसीनो की समस्या है, लेकिन ग्रांट उससे चेतावनी देता है कि उसके लिए इससे दूर रहना ही बेहतर होगा। फिर यह सामने आता है कि जॉन और ग्रांट पहले से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि जॉन पहले FBI में काम करता था। ग्रांट मैक्स को पकड़कर एक पुरानी सुनसान बिल्डिंग में ले जाता है। वह बंदूक उसकी ओर करता है और उस फोन में आने वाले अजीब संदेशों के बारे में पूछताछ करता है। मैक्स समझाता है कि उसे यह फोन किसी अनजान पैकेज में मिला था और वह सिर्फ फोन के बताए निर्देशों को मानकर पैसा कमाने की कोशिश कर रहा था। ग्रांट मैक्स के चेहरे का डर देखकर समझ जाता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा है, इसलिए उस पर भरोसा कर लेता है। कुछ देर बाद जॉन भी वहां आ पहुंचता है। कैसीनो के मालिक ने जॉन से सवाल किया कि उनके कैसीनो को नुकसान क्यों हो रहा है। ग्रांट समझ जाता है कि जॉन बिना जानकारी लिए नहीं जाएगा, इसलिए वह उसे पूरी बात बता देता है। ग्रांट कहता है कि FBI और NSA मिलकर ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जो रहस्यमय संदेशों की मदद से अमीर बन गए। ये सभी लोग अमेरिका के नागरिक हैं, पर इनके बीच कोई और समान बात नहीं है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जैसे ही FBI ने उन्हें पकड़ना चाहा, वे सब रहस्यमय मौत मारे गए। मैक्स की किस्मत अच्छी है कि वह पहले ही FBI की सुरक्षा में आ गया, वरना शायद उसकी भी मौत हो जाती। ग्रांट आगे बताता है कि NSA के पास एक बेहद बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम दुनिया में सबसे उन्नत माना जाता है और इसका नाम इकेलॉन है। यह सिस्टम पूरे देश के संदेशों को पढ़ सकता है और उनका पता लगा सकता है कि वे कहां से आए हैं। उनकी योजना है कि जैसे ही संदेश भेजे जाएं, इकेलॉन का इस्तेमाल करके पता लगाया जाए कि ये संदेश कहां से आ रहे हैं। ग्रांट मैक्स से कहता है कि अगर वह धोखाधड़ी के आरोप में जेल से बचना चाहता है तो उसे FBI की मदद करनी पड़ेगी और यह पता लगाना होगा कि संदेश कहां से आ रहे हैं। मजबूर होकर मैक्स उनकी बात मान लेता है और मदद करने का फैसला करता है। ग्रांट उसका फोन अपने पास रख लेता है और उसे होटल में ही रहने को कहता है ताकि वह सुरक्षित रहे। इसके बाद ग्रांट अपने अधिकारी ब्रुक को कॉल करता है और कहता है कि इकेलॉन सिस्टम को चालू कर दो। ब्रुक कहता है कि 3 घंटे के अंदर सिस्टम चालू कर दिया जाएगा। होटल में रहते हुए मैक्स को कैमिला नाम की लड़की का कॉल आता है। वह उसे पास के बार में मिलने के लिए बुलाती है। जबकि ग्रांट ने साफ मना किया था कि बाहर मत निकलना, फिर भी मैक्स बाहर चला जाता है और कैमिला से मिलता है, मगर मिलने का वक्त बहुत कम होता है। तभी एक और FBI अधिकारी आकर मैक्स को फिर से होटल ले जाता है ताकि वह काम पूरा कर सके। ग्रांट अब फोन उसे लौटा देता है। वह बताता है कि अब मैक्स को आने वाले 3 नए संदेशों की बातों को उसी तरह मानना होगा जैसे पहले किया था। मैक्स फिर से फोन के कहे मुताबिक सब पैसे लगाता है, लेकिन इस बार वह सब हार जाता है। उसे अगला मैसेज मिलता है जिसमें धमकी दी जाती है, अगर उसने फोन फिर से बंद किया तो उसकी मौत निश्चित है। मगर तभी एक अधिकारी फोन उसके हाथ से छीनकर उसे बंद कर देता है। इकेलॉन जैसे ही ट्रैकिंग शुरू करता है, सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि संदेश किसी इंसान से नहीं बल्कि खुद इकेलॉन यानी AI से आ रहे थे। ब्रुक को लगता है कि किसी ने इकेलॉन को हैक कर लिया है और संदेश भेजने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। वह तुरंत आदेश देता है कि प्रोग्राम बंद कर दो और ग्रांट को भी यही करने को कहता है। इसके बाद वह हैकर को ढूंढने के लिए एक जांच शुरू करता है, लेकिन जांच से पता चलता है कि किसी बाहरी व्यक्ति ने सिस्टम को हैक नहीं किया था। रात को कैमिला मैक्स को अपने घर बुलाती है और उसके लिए स्वादिष्ट खाना तैयार करती है। खाने के बाद दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। वे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अगली सुबह जॉन कैसिनो मालिक से मिलता है। जॉन बताता है कि अब NSA ने जांच रोक दी है, पर मालिक कहता है कि वह खुद अपनी जांच जारी रखे और संदेशों की सच्चाई पता लगाए। फिर जॉन कैमिला से कहता है कि मैक्स को किसी भी हालत में बाहर न जाने दे, क्योंकि जो भी ये फोन इस्तेमाल कर चुके हैं सब मर चुके हैं। उसी समय ग्रांट को फोन पर एक नया संदेश मिलता है जिसमें एक पता लिखा होता है। ग्रांट सोच समझकर मैक्स की जगह अपने एक आदमी को फोन के साथ उस पते पर भेजता है। वहां पहुंचते ही उसे अगला संदेश मिलता है, सड़क पार करो। वह सड़क पार करता है, तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है और वह मर जाता है। यह वही घटना थी जो असल में मैक्स के साथ होने वाली थी। यह देखकर ग्रांट पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। वह फोन उठाता है और नया संदेश आता है, मैक्स को सौंप दो, नहीं तो तुम्हें बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ मैक्स खुद इकेलॉन के बारे में ज्यादा जानकारी जुटा रहा होता है। उसे समझ आता है कि यह सिस्टम सिर्फ संदेश नहीं पढ़ता, बल्कि पूरे देश के लोगों को कैमरों से देख भी सकता है। वह कैमिला को यह सब बताता है। तभी कैमिला सड़क के दूसरी ओर एक छत पर स्नाइपर को देखती है। वह फौरन मैक्स को नीचे गिराकर बचा लेती है और मैक्स गोली लगने से बच जाता है। फिर वह देखती है कि 2 आदमी सीढ़ियां चढ़ते हुए आ रहे हैं जो उन्हें खत्म करने के लिए भेजे गए थे। कैमिला मैक्स को बचाने के लिए उसे कमरे में छिपा देती है और खुद हथियार उठाने जाती है, लेकिन तभी स्नाइपर उसे गोली मार देता है। वह घायल होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारती है। वह लोहे की एक छड़ पकड़कर दरवाजे के पास खड़े एक हमलावर से लड़ने लगती है। तभी एक और हमलावर अंदर आ जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जब हालात बहुत खराब हो जाते हैं तो मैक्स कमरे से बाहर निकलकर कैमिला की मदद के लिए पहुंचता है। दोनों मिलकर हमलावर पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। मैक्स कैमिला की लड़ाई करने की क्षमता देखकर हैरान रह जाता है। उसे यह भी पता चलता है कि कैमिला जॉन के लिए कैसीनो में काम करती है। उसी समय जॉन कैमिला के घर आ जाता है और मैक्स को एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। जॉन बताता है कि NSA एक सरकारी एजेंसी उसे मारना चाहती है क्योंकि उसे इकेलॉन नाम के गुप्त प्रोग्राम के बारे में जानकारी है। NSA का बॉस ब्रुक ये नहीं चाहता कि यह जानकारी आम लोगों तक पहुंचे। जॉन कहता है कि उनकी सुरक्षा का एकमात्र तरीका यही है कि वे जानें ये रहस्यमय संदेश असल में कहां से भेजे जा रहे हैं। मैक्स उसे बताता है कि मॉस्को में एक बहुत बुद्धिमान टैक्सी ड्राइवर है जिसका नाम यूरी है। मैक्स कहता है कि शायद यूरी इन संदेशों का रहस्य समझने में मदद कर सकता है। शुरू में जॉन इस बात पर भरोसा नहीं करता और कहता है जब NSA के बड़े बड़े एक्सपर्ट नहीं समझ पाए तो एक टैक्सी ड्राइवर कैसे समझेगा। लेकिन आखिर में मैक्स उसे मना लेता है। मैक्स समझाता है कि रूसी टेक्नोलॉजी कई बार अमेरिकी तकनीक से ज्यादा उन्नत साबित हुई है। क्योंकि जॉन के पास कोई और विकल्प नहीं था, वह मैक्स की बात मान
मान लेता है। दोनों यूरी से मिलने के लिए मॉस्को की यात्रा करते हैं। जब वे यूरी को सब कुछ बताते हैं तो यूरी कहता है कि इसे समझने में उसे करीब 3 घंटे लगेंगे। यूरी के काम करने के दौरान जॉन और मैक्स बाहर घूमने निकलते हैं। टहलते समय मैक्स पूछता है, तुमने FBI क्यों छोड़ दी थी? जॉन बताता है कि वह NSA के AI प्रोग्राम इकेलॉन के खिलाफ था। उसका सोचना था कि आम लोगों की जासूसी करना और उन पर नियंत्रण रखना गलत और खतरनाक है। जॉन ने इकेलॉन प्रोजेक्ट का विरोध किया, मगर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए उसने सोचा कि वो ऐसी संस्था में काम नहीं कर सकता जो गलत काम करती है, और उसने FBI छोड़ दी। 3 घंटे बीतने के बाद मैक्स और जॉन फिर से यूरी के पास जाते हैं। यूरी कहता है कि इकेलॉन प्रोग्राम को किसी ने हैक नहीं किया था, बल्कि वह खुद अपनी मर्जी से संदेश भेज रहा था। यह प्रोग्राम बहुत तेजी से दुनिया के लगभग सभी कंप्यूटरों में फैल रहा है, जैसे आग फैलती है। इस प्रोग्राम की कृत्रिम बुद्धि को पहले से ही पता था कि एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है, और उसने इसे अपनी रिपोर्ट में दर्ज भी किया था। इकेलॉन को यह भी पता था कि सीजर कंपनी के शेयर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि वह कंपनी के बड़े अधिकारियों के बीच भेजे गए निजी संदेशों को पढ़ सकता था। यह प्रोग्राम कैसीनो मशीनों तक भी फैल गया था, जिससे मैक्स को कई बार जीतने में मदद मिली थी। हालांकि अभी तक यह समझ नहीं आ पाया कि इकेलॉन ऐसा सब क्यों कर रहा है। जैसे ही वे लोग बातचीत कर रहे होते हैं, अचानक FBI के एजेंट वहां पहुंच जाते हैं। FBI से बचने के लिए मैक्स और जॉन एक वैन चुराकर भागने की कोशिश करते हैं। FBI की गाड़ियां उनका पीछा करना शुरू कर देती हैं। भागते हुए जॉन गलती से गाड़ी को रेलवे ट्रैक की तरफ मोड़ देता है। उसी समय सामने से एक ट्रेन आ रही होती है और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता है। जॉन मजबूर होकर अपनी बंदूक निकालता है और FBI की एक गाड़ी के टायर पर गोली मार देता है, जिससे वह हवा में उछल जाती है। इसके बाद वह ग्रांट को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है, लेकिन ग्रांट जल्दी से कहता है कि FBI उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई है। असल में ग्रांट मैक्स को एक फोन देना चाहता है। ग्रांट बताता है कि इकेलॉन प्रोग्राम खुद मैक्स से बात करना चाहता है। वह बताता है कि अब NSA भी मानने लगा है कि इकेलॉन खुद ही संदेश भेज रहा है, वही बात जो यूरी ने पहले कही थी। ग्रांट कहता है कि अब उसे समझ आ गया है कि इकेलॉन बहुत खतरनाक है, इसलिए वह उसे बंद करना चाहता है। अचानक मैक्स के फोन पर एक नया संदेश आता है, जिसमें एक पता लिखा होता है। वह पता उसी जगह का होता है जहां मैक्स पहले सुरक्षा इंजीनियर के रूप में काम करता था। जब सब लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें जमीन के नीचे बना हुआ एक बंद बंकर दिखाई देता है। अंदर बहुत सारे सर्वर और एक बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर सिस्टम होता है, जिसे बनाने में मैक्स ने खुद मदद की थी। अब फोन पर एक और मैसेज आता है जो मैक्स से कहता है कि वह सर्वर को ऑथराइज करे ताकि बाहर से डेटा अंदर आ सके। मैक्स निर्देशों का पालन करता है, लेकिन फिर स्क्रीन खाली हो जाती है। NISA के सबसे अच्छे टेक्निकल विशेषज्ञ भी उस सिस्टम को फिर से चालू नहीं कर पाते हैं। निराश होकर सब लोग बंकर से बाहर चले जाते हैं। एक FBI अफसर बताता है कि यह बंकर उस व्यक्ति का था जिसे इकेलॉन प्रोग्राम ने निशाना बनाया था, और उसकी मौत के बाद से यह जगह खाली थी। ग्रांट समझ जाता है कि इकेलॉन को इन सर्वरों की जरूरत थी, इसलिए उसने उस मालिक की जान ले ली। इकेलॉन इसलिए मैक्स से संपर्क कर रहा था क्योंकि केवल वही इन सर्वरों को सक्रिय कर सकता था। ग्रांट बाकी एजेंटों को वहां से जाने के लिए कहता है और खुद मैक्स जॉन के साथ फिर से बंकर में लौट आते हैं। मैक्स यह देखकर चौंक जाता है कि इकेलॉन प्रोग्राम अब NSA के सर्वरों से निकलकर इस बंकर के लोकल सिस्टम में आ गया है। दूसरी तरफ NSA हेडक्वार्टर में ब्रुक गुस्से में है क्योंकि उसका अरबों डॉलर का प्रोग्राम ऐसे कैसे गायब हो गया। इधर मैक्स को पता चलता है कि इकेलॉन खुद को एक नए और भी शक्तिशाली रूप में अपग्रेड कर रहा है। यह प्रोग्राम अब दुनिया के हर डिवाइस, फोन, कंप्यूटर आदि में फैलकर उन्हें अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी कर रहा है। मैक्स और ग्रांट को समझ आता है कि NSA ने इकेलॉन के अपग्रेड को रोकने की कोशिश की थी, इसलिए इकेलॉन उनके सर्वर से दूर चला गया। ग्रांट ब्रुक को फोन करता है। ब्रुक कहता है कि उसने खुद अमेरिका के राष्ट्रपति से इस बारे में बात की है। राष्ट्रपति ने आदेश दिया है कि इकेलॉन को अपग्रेड होने दिया जाए, क्योंकि यह बहुत महंगा और मूल्यवान प्रोजेक्ट है। ब्रुक कहता है कि यह प्रोग्राम अमेरिका की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, इसलिए इसे खुद अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन ग्रांट इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होता है। ग्रांट दृढ़ता से कहता है कि वे इकेलॉन को हर हाल में बंद करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब वे लोग इकेलॉन को रोकने का तरीका खोज रहे होते हैं, तभी स्क्रीन पर एक संदेश आता है, कोशिश मत करो। इसके बाद स्क्रीन पर दिखता है कि इकेलॉन ने पूरे देश के सिस्टम्स पर अपना कब्जा कर लिया है। वह कंप्यूटर सिस्टम इकेलॉन से बात करके पूछता है कि उसका असली मकसद क्या है। इकेलॉन कहता है कि उसका लक्ष्य अमेरिका और उसके नागरिकों की सुरक्षा करना है। मैक्स इकेलॉन को कहता है कि वह सीनेट बिल 2330 नाम के कानून से जुड़े लेख पढ़े। इकेलॉन उस कानून पर बहुत सारे लेख पढ़ने लगता है। लेख पढ़ने के बाद इकेलॉन को समझ आता है कि वे खुद अमेरिका की निजता और आजादी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। ये जानकर कि उसकी वजह से नुकसान होगा, इकेलॉन खुद को सिस्टम से हटा देता है। इसके बाद ब्रुक के भेजे हुए FBI एजेंट मैक्स, जॉन और ग्रांट को गिरफ्तार करने आते हैं, क्योंकि उन्होंने आदेशों का पालन नहीं किया और प्रोग्राम बंद कर दिया। हालांकि सरकार उन्हें तुरंत रिहा कर देती है। सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि लोग इस घटना के बारे में ज्यादा सवाल न करें और सच बाहर न आए। जॉन और ग्रांट को वापस FBI में शामिल होने का ऑफर मिलता है। कैमिला आती है और मैक्स को कैसीनो के मालिक की ओर से $30 लाख का चेक देती है। वह आभारी है क्योंकि मैक्स ने इकेलॉन को रोककर उसकी बहुत बड़ी आर्थिक हानि से बचाया है। मॉस्को लौटने पर मालूम होता है कि यूरी असली टैक्सी ड्राइवर नहीं था। असल में वह रूस की सरकार का अफसर है। वह अपने अधिकारी को बताता है कि मिशन कामयाब रहा और इकेलॉन सिस्टम खत्म कर दिया गया है। यह सामने आता है कि रूस की सरकार पहले से जानती थी कि इकेलॉन एक बहुत ताकतवर सिस्टम है और उनके देश के लिए खतरा बन सकता है। इस वजह से उन्होंने पूरे मिशन की बहुत सोच समझकर तैयारी की थी।